नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल द ब्रैडो में। और हम हाजिर हैं फिर से आदिकाल मैराथन सीरीज़ को लेकर। जैसे कि हमने एक बुक जो हमने पूरी कंप्लीट कर दी थी, उसमें हमने उसमें कितने क्वेश्चन देखे हैं हमने? लगभग 200। एक मिनट में अभी बता देता हूँ आपको। लगभग हमने उसमें पहले हमने करे थे आपके 100 क्वेश्चन हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से लिखे हैं और 290 के समथिंग हमने करे हैं आदिकाल से। तो मतलब 300 से हम क्रॉस कर चुके हैं। फिर हमने उसमें 84 क्वेश्चन किए थे दृष्टि से। मतलब 4 साढ़े 4 500 के क्वेश्चन के हम लपेट में हम पहुंच चुके हैं। और हम अब शुरुआत कर रहे हैं अगली पुस्तक की। फिर हम प्रतियोगिता साहित्य को भी करके चलेंगे दोस्तों। तो यकीनन अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो मैं इतना बोल रहा हूँ कि 4-4 5-5 बुकों से हम जब एक ही समय काल को, आदिकाल को, 4-5 बुकों से भक्ति काल को हम इतना लगा के चलेंगे तो मैं गारंटी से बोल रहा हूँ बहुत ही कम प्रश्न ऐसे होंगे जो हमसे छूटेंगे। ठीक है ना। और बाकी हम सब प्रश्नों को इस तरीके से देख के चल रहे हैं कि आने वाले आगामी एग्जाम में जो परीक्षाएं आएंगी वो यहीं से ही प्रश्न फंसेंगे दोस्तों। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। श्रावकाचार किस कवि की रचना है? तो श्रावकाचार सरहपा की है, सबरपा की है, देवसेन की है, शालिभद्र सूरी की है। तो याद रखना, सरहपा की कौन सी है? दोहा कोश है। कौन सी रचना है सरहपा की? दोहा कोश। सबरपा की कौन सी है? चर्या पद। देवसेन ने क्या लिखी है? श्रावकाचार। दोस्तों याद रखना 933 ईस्वी में लिखी थी ये। और इसमें 250 दोहे हैं। कितने दोहे हैं श्रावकाचार में? 250 दोहे हैं। और 933 ईस्वी में लिखी गई थी। हिंदी की पहली रचना होने का गौरव भी श्रावकाचार को ही जाता है। और जिसके रचयिता कौन है? देवसेन है। देवसेन ने तत्व सार भी लिखी है, आराधना सार भी लिखी है, दर्शन सार भी लिखी है, साव्य धव्य दोहा भी लिखी है और श्रावकाचार भी लिखी है। और यहीं पे लघु नयन चक्र भी लिखी है। और शालिभद्र सूरी ने क्या लिखी है दोस्तों? भरतेश्वर बाहुबली रास, जिसको हम पहले हिंदी का पहला रास ग्रंथ बोलते हैं। वो कौन सा? भरतेश्वर बाहुबली रास 1184 में लिखी गई रचना है। तो दोस्तों श्रावकाचार के साथ हमने देखो सब चीज़ों में हमने डाउट क्लियर कर लिया अपना। सरहपा ने लिखी है दोहा को, सबरपा ने लिखी है चर्यापद, देवसेन ने लिखी है श्रावकाचार, तत्वसार, आराधनासार, दर्शनसार, सव्यधाय दोहा, लघु नयन चक्र। शालिभद्र सूरी ने लिखा है आपका भरतेश्वर बाहुबली रास लिखी है। और पंच पांडव रचित रास भी लिखी थी इसने, लेकिन वो 1350 में लिखी बता दी जाती है, जिसमें शालिभद्र सूरी द्वितीय भी ऑप्शन चले जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। देखो दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न वही है जो मैं अभी तुम्हें बता के आया हूँ। देखो दोस्तों, मेरी यही खासियत है कि मैं हर प्रश्न के चारों ऑप्शन से, चारों विकल्प में से इतनी डिटेल्स बता देता हूं कि आने वाले जो आगे के प्रश्न होते हैं उन्हीं डिटेल्स से अपने क्या हो जाते हैं दोस्तों? क्लियर हो जाते हैं। जैसे कि देखो अब क्या प्रश्न बना? दोहा कोश के रचयिता कौन है? अभी मैं बता के आया हूँ सरहपा ने 32 ग्रंथ लिखे थे, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध क्या था? दोहा कोश। और दोहा कोश को प्रकाशित जो संपादन किया था वो क्या था दोस्तों? याद रखना सरहपा की डीपी। क्या याद रखेंगे आप? सरहपा की डीपी से लिखेंगे दोहा कोश, पी से बनाएंगे प्रबोध चंद्र बागची। हमें याद ही इस तरीके से करना पड़ता है ट्रिकों के माध्यम से कि सरहपा ने दोहा कोश लिखी और प्रकाशित किसने कर दिया? प्रबोध चंद्र बागची ने करा था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरे नंबर का प्रश्न क्या था? दोहा कोश के रचयिता कौन है? आशुग कवि, शालिभद्र सूरी, स्वयंभू या सरहपा? इसका सही आंसर क्या है? सरहपा। स्वयंभू ने तो 3 ग्रंथ लिखे थे दोस्तों। पौमचर्यु लिखा है, पौमचर्यु लिखा था। दूसरा ऋट्ठनेमिचर्यु लिखा था। तीसरा लिखा है स्वयंभू छंद। पौमचर्यु में ही राम कथा है, जिसको अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है, इसीलिए इस रचना को। और इस रचना के कारण ही स्वयंभू को अपभ्रंश का क्या बोलते हैं? वेद व्यास बोलते हैं। वेद व्यास बोला जाता है। और इसी कारण ये जो नाम दिया था दोस्तों, ये दिया था प्रबोध चंद्र बागची ने। शालिभद्र सूरी की रचना मैं अभी आपको बता चुका हूँ भरतेश्वर बाहुबली थी। और आशुग कवि ने, याद रखना 1200 ईस्वी में, आशुग कवि ने 1200 ईस्वी में चंदन बाला रास लिखी थी। क्या लिखी थी दोस्तों? चंदन बाला रास, जिसमें 35 छंद हैं दोस्तों। कितने छंद हैं? 350 कर दिया मैंने। 35 छंद हैं। और आशुग कवि का ही एक और ग्रंथ है जीव दया रास, चंदन बाला रास। शालिभद्र सूरी ने क्या लिखा है? भरतेश्वर बाहुबली। स्वयंभू ने लिखा है पौमचर्यु, ऋट्ठनेमिचर्यु, स्वयंभू छंद। और सरहपा ने क्या लिखा है? दोहा कोश। 32 ग्रंथ हैं इनके कुल।
अगला आगे देखो, तीसरा प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, भरतेश्वर बाहुबली रास किसकी रचना है। देखो कैसे प्रश्न आ रहे हैं, सारे विकल्प को हमने बिल्कुल ऐसे कर दिया है। बिल्कुल मैं तभी बोल रहा हूँ दोस्तों, 1000 सब्सक्राइबर कर दो जल्दी से। 1000 सब्सक्राइबर करने के बाद लाइव सेशन चलाया करेंगे, लाइव में ही हम इन सब की डिटेल बता के चलेंगे। भरतेश्वर बाहुबली, जिन धर्म सूरी, सुमति गणी, धनपाल या शालिभद्र सूरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या है, शालिभद्र सूरी ने 1184 में लिखी थी। ये 1184 में इसको हिंदी का पहला राज ग्रंथ होने का गौरव भी प्राप्त है दोस्तों। जिन धर्म सूरी ने क्या लिखा थी, स्थूली भद्र रासो लिखी थी। जिन धर्म सूरी ने 1209 में लिखी थी दोस्तों। सुमति गणी ने लिखी है 1213 ईस्वी में, 1213 ईस्वी में लिखी है नेमिनाथ रास। कौन सी लिखी है, नेमिनाथ रास लिखी है। अब धनपाल ने लिखी है क्या, 10वीं सदी में लिखा था भविष्यत कथा। धनपाल ने क्या लिखी है, 10वीं सदी में भविष्यत कथा लिखी है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट मुझे डाउट सा चल रहा है, तो मैं इसका डाउट आपका क्लियर कर देता हूँ। इसमें कौन सा वाले में डाउट चल रहा है, हमारा सुमति गणी में। तो सुमति गणी ने 1213 में कुछ लिखा था, उसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूजन चल रहा है, तो मैं इसका भी आपको डाउट क्लियर कर देता हूँ। सुमति गणी का मैंने अभी आपको क्या बोला था, 1 मिनट, विजय सेन सूरी, जिन धर्म सूरी, नेमिनाथ रास ही बोला था, और यही है 1213 की है, और 58 छंद है इसमें। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसका आंसर क्या था, भरतेश्वर बाहुबली का शालिभद्र सूरी। परमात्म प्रकाश, देखो दोस्तों याद रखना, परमात्म प्रकाश और योग सार, ये 2 ग्रंथ है, ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। परमात्म प्रकाश और योग सार राम सिंह ने लिखी, जोइंदू ने लिखी, रोडा ने लिखी, पुष्पदंत ने लिखी। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर है जोइंदू। इन्होंने 6ठी सदी से अपभ्रंश में दोहे की शुरुआत करी थी दोस्तों। अपभ्रंश में दोहे की शुरुआत किसने करी थी, जोइंदू ने करी थी 6ठी सदी से। और राम सिंह का एक और खासियत है, राम सिंह की ग्रंथ का नाम क्या है दोस्तों, राम सिंह के ग्रंथ का नाम है पाहुड़ दोहा। क्या है दोस्तों, राम सिंह का ग्रंथ का नाम पाहुड़ दोहा है। और रोडा ने 10वीं सदी में राउलवेल ग्रंथ की रचना करी थी। राउलवेल 10वीं सदी में थी, ठीक है। और पुष्पदंत के बारे में तो हम 2-3 रचनाएं हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है पुष्पदंत की। तो पुष्पदंत ने महापुराण लिखी है, नय कुमार चर्यूं लिखी थी, जसहर चर्यूं लिखी हैं दोस्तों, है ना। तो पुष्पदंत की रचनाएं तो फेमस ही हैं काफ़ी। अब एक और चीज़ चलते हैं 5वें प्रश्न की तरफ। वर्ण रत्नाकर, दोस्तों क्या प्रश्न आ रहा है, वर्ण रत्नाकर। तो वर्ण रत्नाकर में देखते हैं हम सबसे पहले, वर्ण रत्नाकर की रचयिता कौन है। ऑप्शन देख लेते हैं हम सबसे पहले, आपका ज्योतिश्वर ठाकुर, लक्ष्मीधर, सोमप्रभ सूरी, देवसेन। तो इसका आंसर क्या है, ज्योतिश्वर ठाकुर। वर्ण रत्नाकर याद रखना ज्योतिश्वर ठाकुर की रचना है, मैथिली रचना है। ये कैसी रचना है दोस्तों, मैथिली रचना है। इसकी एक खासियत है वर्ण रत्नाकर की, 84 सिद्धों का उल्लेख वर्ण रत्नाकर में मिलता है दोस्तों। 84 सिद्धों का उल्लेख किस पुस्तक में मिलता है, हमें वर्ण रत्नाकर में मिलता है। इसके लिए एक और प्रश्न बनता है हमारे लिए, बहुत अच्छा प्रश्न है वर्ण रत्नाकर से। क्या है, वर्ण रत्नाकर का एक पॉइंट सबसे अच्छा बनता है जो आपका, तो सबसे पहले तो ये बन गया कि वर्ण रत्नाकर किसके है, ज्योतिश्वर ठाकुर आपने लिख लिया, मैथिली ग्रंथ है। 84 सिद्धों का उल्लेख सबसे पहले इसी में मिलता है। लक्ष्मीधर ने क्या लिखा है, लक्ष्मीधर जो आती है आपकी एक पुस्तक आती है, लक्ष्मीधर ने श्रांगधर पद्धति के बारे में जो पता चलता है, श्रांगधर जो आपका लक्ष्मीधर की पुस्तक का नाम क्या है आपका, अभी मेरे दिमाग से हट रहा है ये, सोमप्रभ सूरी ने क्या लिखा था, पहला राजग्रंथ किसने लिखा था, सोमप्रभ सूरी ने पहला राजग्रंथ नहीं लिखा है। सोमप्रभ सूरी का ग्रंथ बता देता हूँ मैं सीधा आपको। इन्हें लिखा था कुमार पाल प्रतिबोध को। सोमप्रभ सूरी ने क्या लिखा है, कुमार पाल प्रतिबोध। तो देवसेन की श्रावकाचार हो गई। लक्ष्मीधर ने लिखी है आपकी, जिससे श्रांगधर की वो जो रचना है आपकी, उसका पता चलता है। कुछ प्रश्न है यहाँ पे, मेरा माइंड से वो हट रहा है प्रश्न, है ना, लेकिन मैं भी आपको बता दूंगा। लेकिन वर्ण रत्नाकर का प्रश्न का उत्तर क्या है हमारे दोस्तों, वर्ण रत्नाकर का है ज्योतिश्वर ठाकुर। ठीक है, 14वीं शताब्दी की रचना थी ये, है ना। अब लेकिन इसमें अगला प्रश्न बनता है, 1 मिनट, 6ठा प्रश्न की तरफ। 6ठा प्रश्न जो बोल रहा है आपके लिए, ये बोल रहा है आपका लक्ष्मीधर की रचना जो थी
मैं आपको बता ही दूँ क्योंकि फिर मुझे भी सही लगेगा नहीं। ज्योतिश्वर ठाकुर ये लक्ष्मीधर की एक पुस्तक है रासों में ही, अगर जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पे ज़रूर आता है इसका नाम लिखा हुआ, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा अभी, माफ़ी चाहूँगा। बढ़ते हैं छठे प्रश्न की तरफ, ठीक है। छठा प्रश्न क्या है? भाषा सर्वेक्षण किसकी रचना है दोस्तों? भाषा सर्वेक्षण श्याम सुंदर दास की, गिरियर्सन की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, रामचंद्र शुक्ल की। तो उसका सही आंसर क्या है दोस्तों? इसका सही आंसर है गिरियर्सन। क्या आंसर का सही आंसर? गिरियर्सन है। अगला है सातवां प्रश्न, श्याम सुंदर दास ने लिखा था हिंदी भाषा का विकास। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास 1929। अब देखो सातवां प्रश्न क्या बोल रहा है? हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास जो है इस्तवार द लिटरेचर एंडोवी ए हिंदुस्तानी। क्या बोल रहा है पुस्तक का नाम? इस्तवार द लिटरेचर एंडोवी ए हिंदुस्तानी। किस भाषा में लिखा गया? अंग्रेजी में, हिंदी में, फ्रेंच में, जर्मन में। ये लिखा था दोस्तों फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। किस भाषा में लिखा था? फ्रेंच भाषा में लिखा था, और ये लिखा था गारसा दा तासी ने। किसने लिखा था दोस्तों? गारसा दा तासी ने लिखा था। अगला प्रश्न आ रहा है आपका आठवां प्रश्न, सच्चे अर्थों में माने जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास। द मॉडर्न, पुस्तक का नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नेकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के रचयिता कौन है? गारसा दा तासी, जॉर्ज गिरियर्सन, गिलक्राइस्ट, जैशुआ कैटलर। तो याद रखना जॉर्ज गिरियर्सन। जैशुआ कैटलर ने हिंदी का सबसे पहला वर्णमाला लिखा था। हिंदी व्याकरण का रचना किसने करी थी सबसे पहले? अंग्रेजों ने, मैं बोला जाए तो जैशुआ कैटलर ने करा था दोस्तों। अगली बात करते हैं 9वें प्रश्न की, हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास। कायदे से ये जो था ना भाषा शिव सिंह भाषा को तो उल्लेख ही नहीं, भाषा वाला तो इसमें ऑप्शन ही नहीं बना हुआ है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ऐसा कैसे हो गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। अब हाँ ऑप्शन में नहीं है तो हम देख के चलेंगे। हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ क्या है? शिव सिंह सरोज, मिश्र बंधु विनोद, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। दोस्तों ये लिखा है 1929 में, ये लिखा है 1938 में, ये लिखा है 1913 में। इसके मिश्र बंधु विनोद के 4 भाग थे। 3 भाग जो आए थे 1913 में आए थे, और चौथा भाग आया था 1934 में। शिव सिंह सरोज आया 1883 में। तो आप खुद ही बता सकते हैं कि पहला इतिहास ग्रंथ कौन सा हो जाएगा इसमें? शिव सिंह सरोज हो जाएगा। लेकिन दोस्तों याद रखना, अगर शिव सिंह सरोज के साथ एक और ऑप्शन आ जाता ना आगे से, कौन सा वाला? इसमें आ जाएगा आपका, यदि भाषा काव्य संग्रह, एक ऑप्शन क्या बन जाए? भाषा काव्य संग्रह। यह है 1873 का, महेश शुक्ल का है दोस्तों। ये किसका है? ये महेश दत्त शुक्ल का भाषा काव्य संग्रह। अगर भाषा काव्य संग्रह भी इसमें ऑप्शन में होता तो वो चले जाता, क्योंकि वो किसी हिंदू द्वारा लिखा गया पहला इतिहास ग्रंथ था दोस्तों, ठीक है। लेकिन में ये भाषा काव्य संग्रह है नहीं, तो हम शिव सिंह सरोज को ही लगा देंगे। अगला है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम विद्वान कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका आंसर क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। देखो रामचंद्र शुक्ल ने ना उत्तर अपभ्रंश को क्या बोला था? प्राकृताभास हिंदी बोला था। क्या बोला था? प्राकृताभास हिंदी, याद रखना। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि मानने वाले विद्वान कौन थे? गणपति चंद्र गुप्त, राहुल सांकृत्यायन, धीरेन्द्र वर्मा या रसाल। तो उसका आंसर क्या है? राहुल सांकृत्यायन। अगला प्रश्न आ रहा है 12वां प्रश्न, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसकी रचना है? लक्ष्मीधर की, राम सिंह की, दामोदर शर्मा की, जोइंदू की। तो याद रखना दामोदर शर्मा की है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ है, और बनारस के आसपास का इसमें उल्लेख किया गया है। 13वां प्रश्न है, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? हेमचंद्र, विद्याधर, सोमप्रभ सूरि, धनपाल। तो उसका सही आंसर क्या है? हेमचंद्र। क्योंकि हेमचंद्र को क्या बोला जाता है? प्राकृत का पाणिनि बोला जाता है दोस्तों। इन्होंने क्या करा था? एक चीज मैं तो बता देता हूँ आपको। इन्होंने लिखा था कुमारपाल चरित्र लिखा था, और लिखा था सिद्ध हेम शब्दानुशासन। क्या लिखा था? सिद्ध हेम शब्दानुशासन। और जो शब्दानुशासन था वही एक अपभ्रंश का व्याकरण ग्रंथ था दोस्तों, याद रखना इस चीज को। इसीलिए अपभ्रंश का
पाणिनि बोला जाता है हेमचंद्र को। प्रश्न है 14वें नंबर का, मिस्र बंधुओं द्वारा मिस्र बंधु विनोद के कितने भागों का विभाजित किया गया। अभी मैं बता के आया हूं, ये 4 भागों में विभाजित थी। शुरू के 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे, चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। वीर गाथा काल को संधि एवं चारण काल की संज्ञा किसने दी थी। गिरियर्सन ने, धीरेन्द्र वर्मा ने, राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल बोला था, और राम कुमार वर्मा ने ही हिंदी साहित्य का इतिहास 693 से 1693 तक ही करा था। भक्ति काल तक ही इन्होंने अपना साहित्य को किया था दोस्तों। अगला प्रश्न आता है, आशुक कवि की रचना है। आशु कवि अभी मैं तुम्हें बताया क्या था, चंदनमाला रास और जीवदया रास आशु कवि ने लिखा था, 1200 में लिखा था, है ना। 35 छंद हैं इसमें, ये अभी मैं बता के आया हूँ अभी आप लोगों को। नेमिनाथ रास अभी मैं बता के आया हूँ, सुमति गणी का है। स्थूलीभद्र राग जिनधर्म सूरी का था, है ना, जीर्णधाम का था, जिनधर्म सूरी का। चर्यापद किसका था, चर्यापद किसका है, सबरपा की रचना है। 17वें नंबर का प्रश्न देखते हैं हम जल्दी से। 17वें नंबर का प्रश्न है, पौमचर्यों के रचयिता अभी मैं बता के आया हूँ आपको, स्वयंभू हैं। शब्द अनुशासन हमने फिर पढ़ लिया, देखो हेमचंद्र का है। पाहुड़ दोहा मैंने अभी आपको बताया था, राम सिंह की है। बोला था नहीं बोला था, पाहुड़ दोहा हेमचंद्र के बारे में पूरी बता के आ चुका हूँ मैं, हेमचंद्र ने क्या लिखा था करके, है ना। लक्ष्मीधर का नहीं मिल रहा है मुझे, मैं लक्ष्मीधर का 1 मिनट अभी देखते हैं। लक्ष्मीधर से मेरा माइंड से हट रहा है इसमें, क्योंकि आपने जो एक रासो ग्रंथ है ना, उसका उल्लेख लक्ष्मीधर ने क्या लिखा था, उसका संग्रह किया था लक्ष्मीधर ने, तो उसी में इसके उल्लेख के बारे में आता था। अब ये मेरे वो हट रहा है मेरे दिमाग से, लेकिन मैं 1 मिनट देख ही लूँ उसका, लक्ष्मीधर का। बीसल देव रासो नहीं, कुमार रासो, परमाल रासो, विजय हमीर। प्राकृतम पैंगलम था लक्ष्मीधर का, जिसमें इसमें जज्जल, बब्बर, श्रांगधर, है ना, 3-4 कवियों का उल्लेख था इसमें। और उसी के आधार पर ही इन्होंने बोला था कि जो हमीर रासो लिखी है वो श्रांगधर ने लिखी है। तो याद आ गया मुझे भी अब कि प्राकृत पैंगलम किसने लिखी है, लक्ष्मीधर ने लिखी है। प्राकृत पैंगलम देखो 20 नंबर का प्रश्न भी आ गया ये, अभी ये नहीं आता तो हमें खुद ही पता लग जाता, प्राकृत पैंगलम लक्ष्मीधर ने लिखी है दोस्तों। ऋणय कुमार चर्यू किसकी है, पुष्पदंती की है। अभी बता के आया हूँ मैं, ऊपर ही मैंने सारी डिटेल बता दी आपको। जयमेंग जस चंद्रिका किसने लिखी है दोस्तों, भट्ट केदार ने लिखी है, विद्यापति ने लिखी है, केशव लाल ने लिखी है, मधुकर कवि ने लिखी है। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, मधुकर कवि ने लिखी है ये। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है। उपदेश रसायन रास की एक और खासियत है दोस्तों, क्या है कि इसको पहला रास ग्रंथ बोला जाता है ना, अपभ्रंश का पहला रास ग्रंथ भी बोला जाता है। तो कौन सा है, जैन धर्म का पहला जैन रास ग्रंथ भी बोला जाता है इसको, जिनदत्त सूरी ने लिखा था ये। अगला प्रश्न आ रहा है, कुमारपाल प्रतिबोध। अभी मैं बता के आया हूँ, कुमारपाल प्रतिबोध हेमचंद्र ने लिखा, धनपाल ने लिखा, सोमप्रभ सूरी ने लिखा, लक्ष्मीधर ने लिखा। किसने लिखा था, सोमप्रभ सूरी ने लिखा था। आदिकाल नाम किसने दिया था, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य शुक्ल या डॉक्टर रसाल। तो उसका सही आंसर क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को वीर गाथा काल किसने बोला था, रामचंद्र शुक्ल ने, गिरियर्सन ने, राहुल शंकरत्यायन ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्री ने। तो दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्री ने बोला था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन है, आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से अभिहित करने वाले चक कौन थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदि काल बोला है, रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीर गाथा काल बोला है, राहुल शंकरत्यायन ने इसको क्या बोला है, सिद्ध सामंत काल बोला है, रामकुमार वर्मा ने इसको क्या बोला था, रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को क्या बोला है, रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को बोला है चारण काल। अभी एक और प्रश्न बना था यहीं पे, चारण काल वाला एक प्रश्न बना है यहाँ पे, देखते हैं भी। आदिकाल को वीर गाथा काल, सिद्ध सामंत काल अभी गया ना, रामकुमार सिद्ध राहुल शंकरत्यायन का है। रामकुमार वर्मा का चारण काल है, ऐसी कुछ चारण काल से नाम है, से बनता है, ठीक है। अट्ठाईसवां प्रश्न देखते हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या बोला है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने तो आदिकाल ही बोला है। पश्चिमी हिंदी का विकास किस अपभ्रंश से माना जाता है। पश्चिमी हिंदी का अपभ्रंश किससे, सौरसैनी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश, अर्धमागधी ब्राह्मण। तो ये सौरसैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी का विकास माना जाता है। अगला प्रश्न आ रहा है, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। देखो याद रखना भाई, है ना,
अर्धमागधी से निकली है पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी में निकलती है ABC। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी जो बोली है वो पूर्वी हिंदी से आई है, और पूर्वी हिंदी किस अपभ्रंश से, किस सौर श्रेणी से निकली है, किस अपभ्रंश से आई है, अर्धमागधी अपभ्रंश से आई है। ठीक है, अर्धमागधी अपभ्रंश से निकली थी आपकी पूर्वी हिंदी, और पूर्वी हिंदी में 3 बोलियां आती है, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। तो याद रखना इसका क्या आंसर हो गया, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी का पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से माना है, अर्धमागधी, मागधी, पैसाची, ब्राह्मण। अभी बता के आया हूँ अर्धमागधी। देखो मैंने कैसे याद रखा, आधी पूरी से याद रखा है। 32वें प्रश्न है, खड़ी बोली या कौरवी का संबंध किस उपभाषा से है। भैया राजस्थानी से है। राजस्थानी में पांच बोली आती है राजस्थानी के अंदर। याद रखना, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं तुम लोगों को, आसान से याद हो जाएगा। ब्रज बुक लेने हरियाणा दक्कन गया। देखो ब्रज बुक लेने को हरियाणा के दक्कन गया, तो देखो ब्रज से ब्रज, बू से बुंदेली, कौ से कन्नौजी। देखो ब्रज बुंदेली कन्नौजी है ना, हरियाणा लेने को हरियाणा, और ब्रज बुक लेने को, कौ से कौरवी, लेने को कौरवी। 1 2 3 4 5। ठीक है, हरियाणा गया। ब्रज बुक लेने कहाँ गया है, हरियाणा गया। तो ब्रज बू से बुंदेली, कौ से कन्नौजी, लेने को से कौरवी या खड़ी बोली, कहाँ गया, हरियाणवी गया। हरियाणवी है ना, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, 5 के 5 हमारे निकल के आ गई दोस्तों। तो इसका देखते हैं खड़ी बोली का कहाँ था, अपना पश्चिम हिंदी। पश्चिम हिंदी से आती है, पश्चिम हिंदी सौर श्रेणी अपभ्रंश से निकली है। देखो अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, अभी मैं बता क्या हूँ, अवधी बोली किस विकास किस उपभाषा से हुआ है भाई, पूर्वी हिंदी से हुआ है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश किस रूप में हुआ है, खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश किस रूप में हुआ है। देखो खड़ी बोली अभी हम बता के गए हैं, खड़ी बोलो या कौरवी बोलो बात एक ही है। कौरवी जो थी पश्चिमी हिंदी में आती है हमारी, ब्रज बुक लेने को से कौरवी पश्चिम हिंदी, और पश्चिम हिंदी निकली है सौर सैनी से। कहाँ से निकली है, सौर सैनी से निकली है। अब बात क्या बोल रहा है, देखो खड़ी बोली का उद्भव अपभ्रंश किससे हुआ है, अर्धमागधी से, मागधी से, सौर सैनी का उत्तरी रूप या ब्राह्मण, तो सौर सैनी का उत्तरी रूप। अगला प्रश्न आ रहा है 35वें नंबर का प्रश्न है दोस्तों, हिंदी। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं, डिटेल्सिंग अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे आप लोग। 35वां प्रश्न है, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं, तो हिंदी में 5 उपभाषाएं हैं, याद रखना। हिंदी क्षेत्र में बोलियों की कुल संख्या कितनी है, 18 है। अगला प्रश्न आ रहा है, हिंदी पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत कितनी बोलियां आती है, याद रखना 5। अभी बता के आया हूँ। भोजपुरी बोली किस क्षेत्र में बोली जाती है, दरभंगा, आजमगढ़, पटना या पूर्णिया। याद रखना इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, आजमगढ़। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, आपके आजमगढ़ में बोली जाती है। अगला है 39वां प्रश्न, मैथिली का क्षेत्र क्या है, मैथिली का क्षेत्र है मुंगेर। अगला प्रश्न बन रहा है आपके लिए 40वां प्रश्न बन रहा है दोस्तों। 40वां प्रश्न क्या बन रहा है देखते हैं। भारतेंदु रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद्र आदि दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस बोली क्षेत्र से है, तो किसका है, बुंदेली से, अवधी से, भोजपुरी से, खड़ी बोली से। याद रखना भोजपुरी से है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कब हुआ, 1850 में। रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ है, 1884 में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ, 1889 में। मुंशी प्रेमचंद्र का जन्म कब हुआ है, 1880 में। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म, मुझे अभी थोड़ा सा डाउट चल रहा है इसमें, रामधारी सिंह दिनकर में। तो रामधारी सिंह दिनकर का मैं 1 मिनट बता देता हूँ आपको, फिर भी रामधारी सिंह दिनकर का ऐसा मिलना तो बहुत अभी टफ रहेगा मुझे, क्योंकि याद मुझे है नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। 1 सेकंड ले लेता हूँ आपका, रामधारी सिंह दिनकर। तो ये तो मिल रहा नहीं है मुझे दोस्तों, रामधारी सिंह दिनकर। 1 मिनट, क्योंकि ये अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे हमारे सारे डाउट भी क्लियर हो जाने चाहिए, तो अच्छा लगेगा मुझे भी और आपको भी। रामधारी सिंह दिनकर का नहीं मिल रहा है, सॉरी, रामधारी सिंह दिनकर का तो नहीं मिल रहा हमें। राधाकृष्ण नहीं, रामधारी सिंह दिनकर का नहीं है इसमें उल्लेख, तो रामधारी सिंह दिनकर का हम कमेंट में डाल दूंगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भाषा विज्ञान में प्राय किन उपभाषाओं को हिंदी माना गया है। भाषा विज्ञान में किन उपभाषाओं को, याद रखना पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी बिहारी, पश्चिमी हिंदी राजस्थानी या पहाड़ी। तो याद रखना पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी को उपभाषाओं को हिंदी माना गया है।
अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी थी? 4, 7, 8, 10, तो याद रखना 8। और याद रखना जबकि हिंदी में जो मानक हिंदी हम पढ़ते हैं व्याकरण में कितने स्वर कितने होते हैं? वहाँ 11 होते हैं। अब देखते हैं अपभ्रंश में व्यंजन नहीं थे। टॉ ठॉ डॉ डॉ त्रों ग्यों रॉ और शॉ, बी ऑप्शन। देखो हिंदी वर्णमाला में भी इनको हम द्विगुण व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? द्विगुण व्यंजन बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। कैसे व्यंजन? उत्क्षिप्त व्यंजन बोलते हैं। उत्क्षिप्त व्यंजन कितने होते हैं? दो, डो और ढौ होते हैं, है ना। ये सघोष अल्प प्राण है ये वाला, और दूसरा वाला ये एक मिनट है, सघोष अल्प प्राण, सघोष महाप्राण। याद रखना ये सघोष महाप्राण है, ये सघोष अल्प प्राण है। 44वां प्रश्न बनता है, निम्न में से हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? अभी मैं बता के आया हूँ, श्रावकाचार 933 ईस्वी में देवसेन ने लिखी थी। 45वां प्रश्न बन रहा है, आदि काल को वीर काल की संज्ञा देने वाले आलोचक कौन थे? भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, सॉरी हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं थे, वीर काल बोलने वाले विश्वनाथ प्रसाद मिश्र थे, माफी चाहूंगा। 46वां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के विभिन्न कालों का काल विभाजन करके नामकरण करने वाला प्रथम इतिहासकार? रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, गिरियर्सन, गारसादा तासी। याद रखना गिरियर्सन। देखो भाई सबसे पहला देखो इन्होंने साहित्य लिखा गारसादा तासी ने, लेकिन उनने नामकरण नहीं करा था, ठीक है। और उसके बाद काल क्रम का विभाजन किया था, एक और आए थे आपके करीमुद्दीन, मोहम्मद करीमुद्दीन ने, ठीक है। तजकुराए शुराई हिंदी लिखी थी उन्होंने 1848 ईस्वी में, लेकिन उन्होंने काल का विभाजन तो किया, लेकिन काल का ना नामकरण नहीं किया था उन्होंने। लेकिन गिरियर्सन आए, उन्होंने काल विभाजन करने के बाद नामकरण भी कर दिया था, तो वो गिरियर्सन हुए। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, जो उन्होंने लिखी थी 1888 में दोस्तों। अगला प्रश्न है 47वां, संदेश रासक खंड काव्य। और याद रखना यूजीसी नेटा पूछा हुआ है कि संदेश रासक जो काव्य था कैसा था? खंड था, महाकाव्य था, गीति काव्य था? तो याद रखना खंड काव्य था। और लिखा किसने? अब्दुल रहमान। और अब्दुल रहमान को ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला कवि बोला था। और अब्दुल रहमान का कार्यकाल जो था वो 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में और 13वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में था। और संदेश रासक में याद रखना विक्रमपुर की वियोगिनी की विरह कथा है, विक्रमपुर के वियोगिनी की विरह कथा है, ठीक है दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि कहा है। अब्दुल रहमान की एक और खासियत है कि पहला मुस्लिम कवि या पहला मुस्लिम लेखक जिसने हिंदी में साहित्य को लिखा था दोस्तों, अब्दुल रहमान थे। अगला प्रश्न है 48वां प्रश्न, चलते हैं 48वें प्रश्न की तरफ। खुमान रासों के रचनाकार कौन है दोस्तों? खुमान रासो नरपति नाल, दलपति विजय, श्रांगधर या जगनिक? तो दलपत विजय ने लिखी है दोस्तों। और नरपति नाल ने क्या लिखी है? नरपति नाल ने क्या लिखी है? बीशल देव रासो लिखी है। श्रांगधर ने क्या लिखी है? श्रांगधर पद्धति लिखी है, या फिर हम्मीर रासो लिखी है। जगनिक ने क्या लिखी थी? परमाल रासो लिखी थी दोस्तों। 49वें प्रश्न में बोला, निम्न में से कौन सा रासो काव्य आला खंड के नाम से प्रचलित है? हम्मीर रासो, पृथ्वीराज रासो, बीसल देव रासो या परमाल रासो? और परमाल रासो या आला खंड किसने लिखी है दोस्तों? याद रखना जगनिक ने लिखी है, ठीक है। हम्मीर रासो किसने लिखी है? श्रांगधर ने लिखी है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद्र बरदाई ने लिखी है। बीसल देव रासो किसने लिखी है? नरपति नाल ने लिखी है। दलपत विजय ने क्या लिखी है? खुमान रासो लिखी है। आगे बढ़ते हैं, 50वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से मूलतः गे रासो काव्य है, गे मतलब गाए जाने वाला रासो काव्य कौन सा? खुमान रासो, परमाल रासो, बीसल देव रासो, हम्मीर रासो। बीसल देव रासो, बीसल देव रासो लिखी किसने थी दोस्तों? बीसल देव रासो आपकी लिखी किसने है? आपके नरपति नाल ने लिखी है। और याद रखना बीसल देव रासो की एक और खासियत है, इस बीसल देव रासो की मैं कुछ बता रहा था आपको डिटेल, वैसे कि आप अगर आप पूरे वीडियो देखते हैं ना, मेरी जो ये हिंदी साहित्य की मैराथन है, इतनी डिटेल्स बताई होगी, मैं मानता हूँ कि आदिकाल मैंने इन प्रश्नों के साथ ही डिटेल्स बता के ही पूरा करवा दिया है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है परमाल रासो। परमाल रासो की रचयिता कौन है? जगनिक, दलपत विजय, नरपति नाल या फिर चंद्र बरदाई, है ना। तो याद है ना परमाल रासो के रचयिता कौन है? जगनिक, ठीक है। देखो परमाल रासो का जगनिक बोला था मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो
आशा करता हूँ आपको ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे और ये आपको प्रश्न आपको अच्छे लगे हैं, डिटेल से बताई हुई आपको यदि अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और थोड़ा बहुत यार शेयर करने में हेल्प करेंगे, क्योंकि वीडियो में बिल्कुल भी ज़्यादा व्यूज़ आ नहीं रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जैसे डिमोटिवेट जैसा हो रहा हूँ मैं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कंटिन्यू रखूँगा वीडियो, क्योंकि मुझे एक दो जो सब्सक्राइबर हैं हमारे, जो मेरी वीडियो को कंटिन्यू फॉलो करते हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करते हैं कि सर हमारे वीडियो या फिर हमारे टॉपिक प्लीज़ कंप्लीट कराइए, प्लीज़ कंप्लीट कराइए। तो मैं यकीनन उनके लिए तो ज़रूर वीडियो डालूंगा। और 2023 का जो यूजीसी नेट होगा तब तक मैं कोशिश पूरी करूंगा कि अपनी पूरी यूनिटें दोस्तों कवर करवा दूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।